नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और हम पिछले साल से ही कर रहे हैं, यानी कि एक साल का हम ले रहे हैं और हमने अप्रैल 2023 का देख लिया है। यदि इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट की बात करूँ तो लेक्चर 1 में, और आज जिस पर हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 में, हम मई 2023 में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे आए थे पूरे एक महीना में, जितना भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम आया था, उस सभी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंडियन पॉलिटी का काफी अच्छा रोल होता है प्रीलिम्स में सिलेक्शन दिलाने के लिए, क्वालिफाइंग कराने के लिए, ठीक है। और जितना हम करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अप्रैल का जो पूरा एक महीना का घटनाक्रम पर चर्चा किया था, अब मई का करने वाले हैं, फिर आने वाले महीनों का करेंगे, पूरे एक साल का करेंगे। इतना बस आप तैयार कर लीजिए, इसके बाद इंडियन पॉलिटी से बाहर आपका एक भी प्रश्न यूपीएससी में नहीं आने वाला है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है सभी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, मई 2023 में एक घटनाक्रम आया था और वह दिल्ली को लेकर के आया था। अब यहाँ पर क्या है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023। इस पर काफी चर्चा हुआ था, इस अध्यादेश को लेकर के। बाद में यह कानून की शक्ल ले लिया था जब संसद ने इसे पारित कर दिया था। चर्चा में क्यों उस समय रहा था, केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 जारी किया। इस अध्यादेश में कुछ बातें कही गई जो दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, ठीक है। अब क्या क्या बातें हैं, इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया। अब देखिए, ये अध्यादेश जो है 2023, तो जाहिर सी बात में इससे में संशोधन शब्द लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पहले कोई ना कोई कानून रहा होगा, और पहले जो कानून था वह 1991 का था। तो 1991 के हिसाब से यहां पर कामकाज चल रहा था। लेकिन अब जब इसे 2023 में संशोधित कर दिया गया इस अध्यादेश के माध्यम से और इसे लागू किया गया, बाद में इसे संसद के द्वारा इस कानून को पारित भी कर दिया गया। अब इसके क्या संबंधित तथ्य हो सकते हैं, देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक सेवाओं, जिसमें लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर दिल्ली सरकार के अधिकार है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला था। आप जानते हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में इस बात को लेकर के काफी संघर्ष चल रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि देखिए, 2-3 चीजों को छोड़ दीजिए, जैसे कि लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस और भूमि, ये 3 चीज छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है जितना भी शासन का काम किया जाएगा वह दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है। लेकिन इस बात को पलटने के लिए ही यह अध्यादेश लाया गया था, ठीक है। यहां पर जो अध्यादेश ये लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खत्म करने के लिए लाया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात यहां पर कहा था, इसको ये अध्यादेश खत्म करता है, पलटता है। अब यहां पर अध्यादेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के अंतर्गत, देखिए आप जानते हैं कि 3 सूची होता है हमारे संविधान के अंतर्गत, कहा गया है। एक राज्य सूची होता है, एक संघ सूची होता है और एक समवर्ती सूची होता है। राज्य सूची में जितने विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची के विषय में संघ सरकार कानून बनाती है, विधि की व्यवस्था करती है, और समवर्ती सूची जो होता है उस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो यहां पर कहा गया, अब जो ये अध्यादेश आया है इसके तहत कहा गया था कि दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले सेवाओं के विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकती है, और अभी अभी मैं कह रहा हूं कि यह अध्यादेश ला करके दिल्ली राज्य जो है तो वहां उसके कानून बनाने के अधिकार को सीमित कर दिया गया, शक्ति नहीं दिया गया इस अध्यादेश के माध्यम से। ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप जानते हैं कि दिल्ली जो है वह यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, पूर्ण राज्य नहीं मिला हुआ है दिल्ली को, इसलिए यहां पर गृह मंत्रालय का दखल रहता है, और एलजी, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके द्वारा जो है यहां पर आप कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था चलता है, ठीक है। अब देखिए, सेवाओं में दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित मामले शामिल हैं। अब क्या क्या मामला है, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी कि एनसीसीएसए का गठन का उपबंध किया गया है इस अध्यादेश के तहत, ठीक है। जो स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में किसको रिपोर्ट करेगा, उपराज्यपाल को ये सिफारिश करेगा। कौन, ये जो है एनसीसीएसए, आप इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनसीसीएसए में
दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसमें कुछ 3 व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति में किसे रखा गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद जो है 2 अधिकारी रखे गए हैं। एक तो हो गया जो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव होंगे, इसके अलावा जो गृह विभाग होगा, गृह विभाग के प्रधान सचिव भी इसमें शामिल होंगे। ये 3 लोग होंगे, ठीक है, जो कि सिफारिश करेंगे किसको, उपराज्यपाल को। संबंधित तथ्य क्या है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में ये अनुच्छेद आप ध्यान में रखिए, अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि दिल्ली जो है वह केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है, देश की राजधानी है, यूटी है। इस संशोधन की सिफारिश जो है एस बालकृष्णन समिति ने की थी। इतना मामला क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्रीलिम्स के लिहाज से, देखिए यहां पर मैं जो भी टॉपिक आपको करवा रहा हूं मेंस के लिहाज से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इसमें पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। हम फैक्ट को लेकर के चल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहां तक जो है प्रीलिम्स के लिहाज से यूपीएससी का दायरा हो सकता है। अब इसी टॉपिक पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, पूरे जो मई 2023 में आया था, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी से था, उसको पहले हम टॉपिक को देख लेंगे और फिर उस पर एक प्रीलिम्स का प्रश्न भी देख लेंगे, ताकि यदि यूपीएससी पूछ सकती है प्रश्न तो क्या उसका नेचर होगा। देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको यहां देख लेना है, पूछा गया है सही है। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस अध्यादेश को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के स्थान पर लाया गया है। हमने इसका चर्चा किया है कि हाँ, ये अध्यादेश जो है इसी के स्थान पे आया है, चूंकि इसको संशोधन करके लाया गया था, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। इस अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ध्यान रखना है, इसी शक्ति को खत्म करने के लिए दिल्ली विधानसभा की ये जो शक्ति है, जो इसको खत्म करने के लिए ही ये अध्यादेश लाया गया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वह गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, इस अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक बात है, गठन किया जाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वह उपराज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। यहां पर देखिए स्पष्ट, यहां पर हमने आपको बताया था कि ये जो होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी और फिर सिफारिश किनको किया जाएगा, उपराज्यपाल को। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहां पूछा गया है सही है, और सही केवल पहला स्टेटमेंट है। देखिए ए, केवल एक जो है वह ए में है, इसलिए इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। तो पहला टॉपिक हमने देख लिया और सही से उस पर एक प्रश्न भी देख लिया, तो हमें समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आया था, और मुद्दा क्या था, मॉडल जेल अधिनियम 2023, ठीक है। और यह काफी उस वक्त चर्चा में रहा था, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि जेल सुधार वगैरह जो बातें की जाती है, मानवाधिकार की बातें की जाती है, कैदियों के बेहतर जीवन की बातें की जाती है ना, इन सब चीजों को लेकर के यह जो है मॉडल जेल अधिनियम 2023 में लाया गया था। क्या क्या बातें इसमें चर्चा में क्यों, देख लीजिए। केंद्र सरकार ने एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया था उस समय। यह जेल अधिनियम 1894 का स्थान लेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास पहले से भी एक जेल अधिनियम तो है, लेकिन उसको यह प्रतिस्थापित करेगा 1894 के नियम को। जेल अधिनियम 1894 में क्या क्या बातें हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यह भारत में जेलों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित पहला कानून था। जाहिर सी बात है 1894 की बात है, तो ये ब्रिटिश इंडिया की बात है। यहां मामला समझ में आ गया। इस कानून के अनुसार जेल वह स्थान है, किस कानून के अनुसार, जेल अधिनियम 1894 की बात की जा रही है। इसमें जेल का क्या डेफिनेशन दिया गया, क्या परिभाषा दिया गया जेल के बारे में, वो समझिए। यह कानून कहता है कि जेल वह स्थान है जिसका उपयोग कैदियों को अस्थायी या अस्थायी रूप से कैद में रखने के लिए किया जाता है। इस कानून में कुछ बातों को शामिल नहीं किया गया था, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है पुलिस कस्टडी में रहता है। पुलिस कस्टडी में रहने का क्या मतलब हुआ, यानी कि उसे थाने में अभी रखा गया है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, वह थाने में ही है, तो पुलिस कस्टडी में है। और सहायक जेलों को शामिल इसमें नहीं किया गया, ओके। इसमें कैदियों के लिए रोजगार, उनके स्वास्थ्य और उनसे मिलने हेतु आने वाले लोगों से जुड़े प्रावधान किए गए हैं।
अब देखते हैं, गृह मंत्रालय ने पाया कि इस कानून में कई खामियां मौजूद है। किस कानून की हम बात कर रहे हैं? ये जो 1894 का जेल अधिनियम है। तो गृह मंत्रालय ने देखा कि इसमें बहुत सारा संशोधन किया जा सकता है। ये ब्रिटिश इंडिया का कानून है, समय के साथ इसमें तब्दीली की जानी चाहिए। इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने क्या किया कि एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दिया। देखिए, गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को इस कानून की समीक्षा करने और इसको लेकर के एक नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दे दिया गया। संविधान के अनुसार जेल प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से किसके अधीन है? वह राज्य सरकार के पास है। अब राज्य सरकार के पास है तो जाहिर सी बात है इस मसले को हम क्या कहेंगे? यह राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल जेल अधिनियम 2023 के ऊपर हमने जेल अधिनियम 1894 को देख लिया। अब ये जो आया है, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उन सबके बाद जो आगे काम हुआ है, मॉडल जेल अधिनियम 2023 का उपबंध क्या है, यहां से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना, इसका क्या क्या मुख्य बातें रखा गया। यानी कि कोई कैदी जेल में रहता है, वह अच्छा बर्ताव कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसे दूसरा जो एक कह सकते हैं कि बेहतर जीवन का चांस उसको देना चाहिए। यदि वो अच्छा बर्ताव करता है, अपना आचरण अच्छा रखता है, तो जेल प्रशासन को क्या चाहिए? उसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कैदियों को यदि पैरोल देने की बात की जाती है, फरलों पर रिहा करने तथा सजा में कमी करने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद यहाँ पर सुधार और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका कौशल विकास करना है। मान लीजिए कोई कैदी जो है 10-15 साल तक जेल में रहता है, जाहिर सी बात है समाज से वो कट जाएगा इस वजह से, तो उसके लिए पैरोल की व्यवस्था की गई है कि समय समय पर अगर उसके घर में शादी है, फंक्शन है या कोई भी इस तरह का कार्यक्रम है तो वो उसमें शामिल हो सकता है, समाज से बिल्कुल कटा हुआ महसूस ना करे। और देखिए इसमें यह व्यवस्था किया गया है, अगर आप मॉडल जेल अधिनियम 2023 देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं ये इसका थीम है, यह सोच है कि जेल जो है वो सजा देने के लिए नहीं है। ठीक है, उसने गुनाह किया है, सजा के तौर पे उसे कैद में रखा गया है, लेकिन वहां पर यह कोशिश की गई है, इस तरह की व्यवस्था उसके लिए दिया गया है कि उसके व्यक्तित्व में सुधार आ सके। जब वो अपना सजा पूरा करे, बाहर जाकर के वो एक अच्छे नागरिक के तौर पर काम कर सके। तो पूरा अगर आप देखेंगे मॉडल जेल अधिनियम 2023 तो पूरी तरह से आपको ये बात इसमें झलकेगा। बेहतर रक्षा और सुरक्षा के लिए यहाँ पर महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग जेल व्यवस्था तैयार करने की बात भी इसमें किया गया था। दूसरा, एक और बात इसमें शामिल किया गया कि जेल प्रशासन जो है वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। डेटा वगैरह की जो बात की जाती है, या मान लीजिए कोर्ट में हियरिंग होता है तो वहीं पे आप इस तरह की व्यवस्था कर लीजिए कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा कोर्ट में अगर किसी के पेशी होनी है तो वह हो सके। तो ये सब कब होगा? जब वहां पर अच्छा इंटरनेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा वहां के स्टाफ को, तभी हो सकता है। तो इन सब बातों को लेकर के भी मॉडल जेल अधिनियम 2023 में व्यवस्था किया गया है। चलिए अब इस पर एक प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 7 के तहत जेल प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी किस सूची में रखा गया है? ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो जेल प्रबंधन की बातें होती है, प्रशासन की बातें होती है, वह राज्य सूची का विषय होता है पूरी तरह से, और इसीलिए यहां पर बी विकल्प जो है वो राज्य सूची के बारे में यहां पर कह रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, राज्य सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचेतक क्या होता है? व्हिप जारी करना आप सुनते होंगे, आप रोजमर्रा में जो है अखबारों में पढ़ते होंगे, मैगजीन में इस शब्द पढ़ते होंगे, न्यूज चैनल पे सुनते होंगे, और यूपीएससी ऐसे शब्द को उठा लेती है, वहां से प्रश्न बना लेती है। यूपीएससी के प्रश्न देखेंगे आप विगत वर्षों के तो आपको दिख जाएगा ऐसा प्रश्न कि यूपीएससी पूछ रही होती है कि हाल ही में अखबार में चर्चा में रहे शब्द, और फिर वहां से प्रश्न निकलता है। तो उसके नेचर को समझिए, इसीलिए इस तरह के जो शब्द होते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा था। ये शिवसेना पार्टी का जो मामला था, पार्टी में 2 गुट बन गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, तो यहां पर काफी कंफ्यूजन हुआ था। उसके बाद जो है ये व्हिप वाला मुद्दा काफी चर्चा में आ गया था। क्या था? देखिए, शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची किस बात को कहता है? दल बदल अधिनियम की बातें कहता है। ये सब आपको हमने चर्चा किया भी है, कई लेक्चर में आप पढ़े भी होंगे। 10वीं अनुसूची के अनुसार सचेतक और दल का नेता नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास है, ना कि विधान दल के पास। ठीक है, तो यहां पर समझना होगा राजनीतिक दल जो है वह व्यापक शब्द हो जाएगा विधान दल से। विधान दल का क्या मतलब है? चुना हुआ जो प्रतिनिधि है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर समझ लीजिए राजनीतिक दल है तो ऐसे व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे जो कि कार्यकर्ता भी है। ठीक है, तो यहां पर ये जो कहा जा रहा है कि अगर कोई सचेतक नियुक्त किया जा रहा है तो ये जो नियुक्त करने की शक्ति होगी, दल का नेता अगर आप कह सकते हैं, तो यह राजनीतिक दल के पास होगा, ना कि जो कि विधान दल है।
ठीक है, ये मामला समझ में आ गया। और ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था शिवसेना मामले में। न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां क्या थी? देखिए, सचेतक की नियुक्ति के बारे में कहा गया कि विधानसभा हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, इस बात को ध्यान में रखना है। विधानसभा और लोकसभा अध्यक्ष को परीक्षण करने के बाद संबंधित राजनीतिक दल के संविधान के आधार पर, आप जानते हैं जैसे हमारे देश का संविधान है वैसे ही हर राजनीतिक दल का अपना एक संविधान होता है कि वह दल किस हिसाब से कामकाज करेगी। अगर किसी का निर्वाचन वगैरह होता है तो ये सब उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जमा होता है हर राजनीतिक पार्टी का, उसके हिसाब से ही काम करना होता है। तो यहां पर कहा गया है कि विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष को परीक्षण करने के बाद संबंधित राजनीतिक दल के संविधान के आधार पर, यानी कि राजनीतिक दल का जो संविधान होगा उसकी चर्चा की जा रही है। उस दल द्वारा अधिकृत, ठीक है, वह दल जिसको अधिकृत करेगा, अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देनी चाहिए। किसके द्वारा? यहां पर स्पष्ट कर दिया गया कि यदि विधानसभा का मामला है तो वहां पर विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, और लोकसभा का मामला है तो लोकसभा स्पीकर को यह कहा गया है, कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है। भारत में व्हिप की क्या स्थिति है, जरा एक बार आप इसे देख लेते हैं। व्हिप सदन में किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को कुछ निश्चित निर्देशों के पालन के लिए लिखित आदेश जारी किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि 2 लाइन का व्हिप जारी कर दिया अमुक पार्टी ने, 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया। किसी मुद्दे पर अगले दिन पार्लियामेंट में वोटिंग होनी है तो प्रमुख पार्टियां जो होती है, या कह सकते हैं जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब क्या करती है? व्हिप जारी करती है अपने तरफ से, 2-3 लाइन का व्हिप जारी करती है। और मुख्य रूप से उसमें क्या लिखा होता है? ये होता है कि आपको सदन में किसी भी हाल में उपस्थित रहना है। कुछ उसमें दिशा निर्देश भी रहते हैं, कई बार ये भी रहता है कि भाई क्रॉस वोटिंग वगैरह नहीं करना है, तो ये सब चीजें भी उसमें की जाती है। साथ ही इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए राजनीतिक दल के अधिकृत सदस्य को भी व्हिप या सचेतक कहा जाता है, ठीक है। सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकते हैं, पहले ही बताया मैंने। व्हिप जारी करने के लिए राजनीतिक दल सदन के अपने एक वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करते हैं। देखिए, ये जो वरिष्ठ सदस्य की चर्चा यहां पर है ना, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये दरअसल परंपरा में है। कई बार होता है ना कि आदेश देने वाले परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को रखा जाता है, तो यहां पर राजनीतिक दल भी यही करते हैं। जो सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, चाहे वो विधायक हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनको वह पार्टी क्या करती है? सचेतक बना देती है, और वही व्हिप जारी करते हैं। व्हिप को एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि यह एक तरह से अनुशासन में रखने के लिए किया जाता है अपने दल के नेताओं को। अब यहां देखिए, इस सदस्य को मुख्य सचेतक चीफ व्हिप कहा जाता है। उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त सचेतक की भी वो पार्टी अगर चाहे तो नियुक्ति कर सकती है और करती भी है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, दोनों ही संसद में अपना स्वयं का व्हिप अथवा सचेतक रख सकते हैं। यह विधानसभा में भी होता है। वह संसद में उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। संवैधानिक स्थिति क्या है? पहले भी देखिए मैं बताया हूं कि संवैधानिक स्थिति अगर व्हिप का देखेंगे तो यह जो पद है व्हिप या सचेतक का, इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, ना ही किसी संसदीय कानून के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। फिर यह कैसे चर्चा में आया? दरअसल होता क्या है कि परंपरा भी एक चीज होती है, ठीक है। तो संसदीय परंपरा जो है, संसदीय सरकार की जो परंपरा है, उसके आधार पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि यह परंपरा में आ गया। जैसे मैं कॉलेजियम की बात करता हूं, जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर वगैरह को लेकर के जो बात की जाती है, तो कॉलेजियम का जिक्र संविधान में नहीं है, वहां तो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की बात की गई है जजों को लेकर के। लेकिन कॉलेजियम कैसे आ गया? तो एक तरह से परंपरा में बनता हुआ चला आया। ठीक व्हिप भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो इस मामले को आप समझ गए। चलिए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं प्रीलिम्स का। सचेतक यानी व्हिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं है देखना है। सही है पढ़ के नहीं निकलना है, सही नहीं है, सही नहीं को पहले डिकोड कर लीजिए। तो यह गलत हो गया, ठीक है। अब चलिए, यानी कि गलत कथन चुनना है। व्हिप एक संवैधानिक अधिकारी है जिसे प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किया जाता है। निश्चित तौर पर प्रत्येक राजनीतिक दल इसकी नियुक्ति करती है, लेकिन एक शब्द है यहां पर संवैधानिक अधिकारी, और मैंने कहा संविधान में कहीं इसका चर्चा ही नहीं किया गया है, नहीं तो संसद के कानून के द्वारा कहीं पर इसका चर्चा है। तो जाहिर सी बात है ये शब्द गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चलिए, व्हिप संसद में पार्टी के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, ठीक बात है, और उसकी निगरानी करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर कौन सही नहीं है पूछा गया है, तो दूसरा तो सही हो गया। तो जाहिर सी बात है यह इस प्रश्न के अनुकूल फिट नहीं बैठता है, पहला कथन ही फिट बैठता है, और वह है क्या कि यहां पर संवैधानिक अधिकारी नहीं है। तो यहां पर देखिए सही नहीं है, केवल एक यहां पर है ए में, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो गया, केवल एक। चलिए अब अनुच्छेद 142 क्या है?
देखिए अनुच्छेद 142 जो है ना, यहां जोड़ करके जब भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना, कई बार आपको सिनॉप्सिस में चीजें समझनी चाहिए, तो जब भी अनुच्छेद 142 की चर्चा आपके दिमाग में आ जाए तो पूर्ण न्याय के बात को लेकर के चलिएगा, और यह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, अब इतनी बातें मैंने आपको सिनॉप्सिस में पहले ही बता दिया। अब देखते हैं पूरा डिबेट हम करके देखते हैं। अब देखिएगा, आप घूम फिर करके यहीं आ जाएंगे। चलिए, चर्चा में क्यों कह रहा था ये, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वह अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपत्ति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकता है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा किए बिना। ठीक है, अब यहां पर हिंदू विवाह अधिनियम को एक नजर में देख लेते हैं। 13B और 2 के अनुसार क्या है, जिला न्यायालय को दंपत्ति द्वारा तलाक की मांग करने वाली अर्जी दाखिल करने की तारीख से 6 माह के बाद और उसी तारीख से 18 महीने पहले कारणों से संतुष्ट होने पर तलाक का आदेश पारित करना होगा। यह किसी खास केस के संदर्भ में दिया गया है, उसके कुछ प्रावधान भी बता दिए गए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या कहता है तलाक देने के कंडीशन में, यह मामला है। हालांकि यह आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, आपके लिए आगे क्या जरूरी होने वाला है वह देख लीजिए। अब यहां पर जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह किया, अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर लिया। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों में पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है जहां कानून या संबंधी कई बार कोई उपचार या समाधान प्रदान नहीं कर पाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी मुद्दे पर यहां पूर्ण न्याय नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आर्टिकल 142 का उपयोग करती है और पूर्ण न्याय के लिए वह खुद ही आगे आ जाती है। और यहां पर यही बात सुप्रीम कोर्ट ने किया है इस मामले को लेकर के। तो आपके लिए जो जरूरी होने वाला है वो अनुच्छेद 142 होने वाला है। वो पुराना केस किया हुआ दंपत्ति का वो सब भूल जाइए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां अपनी प्रकृति में बहुत व्यापक है। ठीक है, यानी कि इसका विस्तार जो है सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही संविधान की व्याख्या करता है, ये बात आप जानते हैं। इसलिए यहां पर जो है इसकी जो व्यापकता की प्रकृति की बात की गई है वह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर हो जाता है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों के तहत इसके दायरे और सीमा को परिभाषित भी किया गया है। निश्चित तौर पर जैसे जैसे निर्णय आएगा उसके आधार पर और इसके बारे में पता चलता जाएगा। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं, और यह प्रश्न जो है अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि आपको यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछ सकती है। देखिए, यह प्रश्न जो है वह यूपीएससी पूछ भी चुकी है इसी टॉपिक पे। ठीक है, अनुच्छेद 142 को लेकर के यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है और वह 2019 में पूछा है। इसीलिए इस प्रश्न को जब हम समाधान करेंगे तो आप इस प्रश्न को थोड़ा इज्जत दीजिए, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ देखिए और फिर देखिए कि यह प्रश्न क्या पूछा यूपीएससी ने। और फिर देखिए, ये जो मैं डिबेट आपको समझाया हूं, बस इतना डिबेट पर आप बस देखने की कोशिश कीजिए कि आप इस प्रश्न का समाधान कर पाते हैं कि नहीं। 2019 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा है। चलते हैं प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में देखिए, यूपीएससी भाषा को लेकर के बहुत सचेत रहती है, बहुत उलझाती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, हिंदी का भाषा काफी उलझाव रहता है। तो जब प्रश्न पत्र मिलेगा इन हिंदी के बगल में आप देखेंगे इंग्लिश में भी होगा, एक नजर वहां भी डाल लीजिएगा, आसान रहता है, कर लेंगे आप। भारत के संविधान के संदर्भ में धीमे धीमे पढ़ते हैं। सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के, देखिए मूल बात जो है ना, इतना यहां पर मूल बात जो है वह अनुच्छेद 142 है। तो पहले ही अगर आप कंफ्यूज हो गए, संविधान के संदर्भ में समान विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, कई बार मूल चीज समझने की कोशिश कीजिए, प्रश्न के कीवर्ड को पकड़िए। और यहां पर कीवर्ड 142 है, के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, कुल मिलाकर के वही मामला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है कानून से थोड़ा आगे बढ़ती है, उसको लगता है कि पूर्ण न्याय नहीं मिल पा रहा है, अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए वह जजमेंट देती है। कुल मिला के ये सेंटेंस यही बात कह रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है, यानी कि आपको कुल मिलाकर के कहा है कि अनुच्छेद 142 की स्थिति को है जरा आप समझा दीजिए, बस इतनी सी बात है। अब यहां पर 4 आपको स्टेटमेंट दिया गया। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, बहुत आराम से पढ़िए, प्रश्न देखेंगे आप, बहुत आसान है, लेकिन इतनी भाषा उलझा दिया है यूपीएससी, ये सब करते रहती है कि आपको कठिन लगेगा। तो यहां पर आप समझ गए कि डिमांड क्या है,
सबसे पहले अगर प्रश्न के डिमांड को समझ गए तो आधा उत्तर तो वहीं आप निकाल लेंगे। अब चलिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब मुझे बताइए, जब मैंने आपको आर्टिकल 142 पढ़ाया, कहीं भी मैंने निर्वाचन आयोग की चर्चा की? नहीं किया ना, तो ज्यादा आपको परेशान होना ही नहीं है। निर्वाचन आयोग वाला मुद्दा आया, सीधा इसको गलत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय, हाँ यहां पर उच्चतम न्यायालय की हमने चर्चा की थी, सुप्रीम कोर्ट, तो इसको, इस स्टेटमेंट को यहां तक रिजर्व में रख लीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में, ध्यान रखना है, उसकी शक्तियों की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात, अनुच्छेद 142, अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता, यही बात तो कर रहा है अनुच्छेद 142। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या समय समय पर दिए गए निर्णयों के हिसाब से करती आती है, मैंने पहले डिबेट में बताया है। तो यहां तो ये सही जान पड़ता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। कई बार यूपीएससी कहती है ना कि सबसे उपयुक्त कौन सा स्टेटमेंट है, तो देखते हैं इससे भी उपयुक्त क्या कुछ होता है। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। देखिए, वित्तीय आपातकाल की जो बात की गई है संविधान में, वह आर्टिकल 360 में किया गया है। हमारे देश में जो है अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। एक बार इसकी संभावना थी 90 के दशक में, लेकिन उस वक्त जो है जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने मनमोहन सिंह जी, उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनकी सूझबूझ से हमने एलपीजी अपनाया था। और उसके बाद जो है बहुत तरह के छूट हमें मिल गया। जब हम ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में आ गए तो वहां मामला संभल गया और वहां पर 360 लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। क्या फिर कभी जरूरत पड़ा था? एक बार और, कोरोना के समय आपको याद होगा, जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त भी ये बातें की जा रही थी कि सब काम धंधा बंद हो गया था, पूरा मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया था, लॉकडाउन था। तो उस वक्त भी ये बात किया गया था कि क्या देश में वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाए, आर्टिकल 360 का प्रयोग किया जाए, लेकिन ये नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये जो है अनुच्छेद 142 वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो गया। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। बेवजह चर्चा का विषय है, राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल इस सब की चर्चा है ही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट से था। कुछ भी नहीं पता होता यदि आपको इस प्रश्न को जवाब देने के लिए आपको केवल पता होता कि अनुच्छेद 142 क्या कहता है, पूर्ण न्याय की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट इसके अधिकार का प्रयोग करती है। तो आप देखिए यहां पर सिर्फ आप स्टेटमेंट देख लेते तो यहां पर एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता, आप सीधा इसका आंसर निकाल लेते बी, और इसका सही जवाब बी है। अब देखिए प्रश्न कितना उलझाया हुआ था भाषा के आधार पर। देखिए चार स्टेटमेंट इतना लंबा लंबा दे दिया था, लेकिन अगर आप सही से अगर पकड़ पाते, यहां पर सुप्रीम कोर्ट देखते बाध्य नहीं होता है, तो बहुत आसान ये सवाल था। ठीक है, तो कई बार यूपीएससी का प्रश्न बहुत कठिन नहीं होता, इसलिए मैं पहले भी कहा था कि यदि आप प्रश्न को समझ लेंगे तो आधा उत्तर तो आपने वही निकाल लिया। यानी कि किसी भी प्रश्न के उत्तर पर जाना है तो सबसे पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द को देखिए। और कई बार शब्द ऐसे ही दिए होते हैं, जैसे कि इस प्रश्न में था, ढेर सारा शब्द दे दिया, उपबंध या अथवा करके, और मामला था आर्टिकल 142 का। मामला समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायालय, तो इस बार भी देखिए 2019 में आर्टिकल 142 से प्रश्न आया था, तो उम्मीद है देखिए रिपीट हो सकता है, कई बार टॉपिक रिपीट हो जाता है, उसके इर्द गिर्द की चीजें हो सकता है रिपीट। ठीक है, तो फिर भी आपको इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जिला न्यायालय की बात करते हैं। जिला न्यायालय भी चर्चा में रहा है। इसमें जिला न्यायालय चर्चा में क्या रहा है, देखिए 2-3 बातों को लेकर के रहा है। अभी तो एक तो ये तो जब हम कर रहे हैं ये मई 2023 का लेकर के मैं कर रहा हूं, उस वक्त भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी चर्चा में रहा था। और हाल ही में 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक जो मामला कोई गया था, उसके संदर्भ में बहस के दौरान, डिस्कशन के दौरान, किसी केस पे बहस चल रहा था, तो अभी के जो हमारे सीजी आए हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि जो जिला न्यायालय है वह वहां के जो जजेज हैं वे बेल देने से हिचक रहे हैं, वे बेल नहीं दे रहे हैं लोगों को। तो यहां पर यह मसला काफी उभर करके सामने आ गया था, यानी कि जिला न्यायालय के जो निष्पक्षता है उस पर कहीं ना कहीं सीजीआई के द्वारा ही प्रश्न उठाया गया। ठीक है, अब इस तरह से क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, तो इस बात से काफी चर्चा में जिला न्यायालय आ गया था। और उस वक्त तो जो मई 2023 है उसमें चर्चा में रहा था। क्यों रहा था जरा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आया था? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारतीवाद से ये आया था। और केशवानंद भारतीवाद का 2023 में 50 साल भी पूरा है, क्योंकि ये कब हुआ था? 1973 में। तो 1973 में ये मामला आया था, केरल राज्य का जो भूमि सुधार का मामला था उससे संबंधित। मैं ऑलरेडी इस पे लेक्चर ले चुका हूं, मैं बहुत डिटेल से जाने से बच रहा हूं, फिर मैं हिंट दे रहा हूं कि थोड़ा सा आप समझ लीजिए इन सब चीजों को, ठीक है। तो 50 साल पूरा था, तो अपने आप में ही केशवानंद भारतीवाद जो है महत्वपूर्ण है ही। पिछले लेक्चर में बताया था बेसिक स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, और वहीं से जिला न्यायालय वाला मामला इस बार जुड़ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर से, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। सीजेआई साहब खुद अभी जिला न्यायालय की चर्चा कर चुके हैं, तो यह फिर से इंपॉर्टेंट हो गया 2024 के हिसाब से। इसीलिए इस संदर्भ से प्रश्न यूपीएससी पूछ सकती है, ध्यान रखना है। न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच संविधान के भाग 3 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। अब यहां पर संविधान के भाग 3 की चर्चा कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा इस बात को बेसिक स्ट्रक्चर को बताते हुए। तो यहां पर भाग 3 क्या है? देखिए भाग 3 में जो है यहां पर फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है, यानी कि हमारे संविधान का आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि हमारा मूलभूत अधिकार है, जो कि स्टेट के अगेंस्ट नागरिकों को दिया गया है। और कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो निवासियों को भी दिया गया है, जो नागरिक नहीं है उन्हें भी दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, ये जो है 14 आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की बात जो है वो केवल नागरिक को नहीं निवासियों को भी दिया गया है। तो कुछ इसी तरह का मामला है। ये इसी में कहा गया कि ये जो है न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच की जो बात है, हर व्यक्ति को, नागरिक को यहां पर संविधान के भाग 3 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बहुत बड़ी बात कर दी। और आम आदमी जाता है तो कहां जाता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पहुंच जाता है, हाई कोर्ट तो नहीं पहुंच जाता है, वह जिला न्यायालय जाता है वहां पर, ठीक है। वहां पर जो उसके शहर में होंगे, जिस जिला में रहता होगा वहां, तो उसकी जो शुरुआती लड़ाई है, न्याय पाने की जो लड़ाई है, उसी स्तर से शुरू होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था। जिला न्यायालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां से आ सकता है प्रश्न, अब महत्वपूर्ण यहां से आपके लिए है। जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी होता है या प्राधिकारी होता है, जैसा भी आप कहना चाहे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति यहां पर देखना है, पदस्थापन यानी कि पोस्टिंग और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन हाई कोर्ट के परामर्श से राज्य का राज्यपाल करता है। फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग, ट्रांसफर कैसे होता है? हाई कोर्ट परामर्श करता है, सिफारिश करता है। किनके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। समझ गए कैसे कैसे टर्म आगे बढ़ना है। जिला न्यायालयों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है क्या? बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। मध्य प्रदेश में कुछ नियम कानून जिला न्यायालय को अलग अलग हो सकता है, और महाराष्ट्र में कुछ अलग हो सकता है, तमिलनाडु में कुछ अलग हो सकता है, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग हो सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है यदि ये स्टेटमेंट आता है। कारण क्या है? अधीनस्थ न्यायपालिका का जो आप कह सकते हैं संगठन का जो ढांचा है या उसकी अधिकारिता और नामांकन जो है वह राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जैसे ही राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा तो अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से इस काम को कर सकते हैं, इसलिए कानून में विविधता देखी जाती है। यहाँ पर जिला न्यायालयों में एक दिन में लगभग 11 लाख मामलों की सुनवाई होती है। अब मामला समझ में आ गया कितना महत्वपूर्ण ये न्यायालय है। जिला न्यायालय जो है मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। अब यहां पर जरा इसे समझ लेते हैं। देखिए हाई कोर्ट की हमने बात की, और हाई कोर्ट के नीचे क्या हो गया? जिला एवं सत्र न्यायालय, और इससे ऊपर क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ दो भाग में इसे डिवाइड कर दीजिए, जिला और सत्र न्यायालय को। एक तरह का मामला आप जानते हैं सिविल मामला हम जिसे कहते हैं, या दीवानी मामले। इसमें जैसे विवाह से संबंधित विषय हो गया, या फिर तलाक से हो गया, और क्या होता है? उत्तराधिकार से हो गया। तो इस तरह के मसले जिसे कहते हैं उसे हम सिविल या दीवानी मामला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक तरह का मसला आता है क्रिमिनल और फौजदारी मामला। अब ये क्रिमिनल और फौजदारी में जैसे कि रेप वाला मामला हो गया, मर्डर हो गया, है ना, फिरौती, डकैती करना हो गया, छीना झपटी करना होगा, इस तरह के जितने मामले आएंगे वो क्रिमिनल मामले में आ गए, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके तहत देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय, और यहां पर फिर हो जाएगा मुंसिफ कोर्ट हो जाएगा। और अगर क्रिमिनल फौजदारी मामले में देखेंगे तो यहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत लगती है, और उससे नीचे जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत लगती है। किसमें लगता है? ये क्रिमिनल और फौजदारी मामले में। ये मामला समझ में आ गया। अब चलिए इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरह का हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं है अर्थात गलत है। ये आपको डिकोड करके हमने निकाल लिया। 3 स्टेटमेंट है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ध्यान से पढ़ना है, राज्यपाल द्वारा की जाती है परंतु उसकी पदोन्नति हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। क्या आपने ये पढ़ा था? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा था क्या कि उसकी चाहे नियुक्ति की बात हो जाए, ट्रांसफर की बात हो जाए, प्रमोशन की बात हो जाए, ये सब राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसकी सिफारिश कौन देगा? हाई कोर्ट देगा। तो यहां पर यह बात जो है वह नहीं कहा जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए, अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामांकन राज्य निर्धारित करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर यह सही है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत ये आता है। इसीलिए मैंने कहा था, चूंकि ये कारण है, राज्य इसका निर्धारण करते हैं, इसीलिए विभिन्न राज्यों में आप देखेंगे जो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय होता है, इसका स्वरूप अलग अलग आपको नजर आएगा। जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर का चर्चा मैंने पहले ही कहा, यह सही है। सही नहीं, गलत एक ही है, ए। तो यहां पर ए जो है केवल एक, यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रश्न का समाधान हमने ढूंढ लिया। आगे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। अब ये जो है क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? मई 2023 में चर्चा में आया था, अभी क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? इसीलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, और चुनाव में जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बहुत चर्चा की जाती है, तो यूपीएससी का नजर इन सब चीजों पे रहता है, तो इसीलिए आपको इस बार देख लेना है। चर्चा में क्यों? हाल ही में इस सूचकांक को पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RWB नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वह एक पेरिस, दूसरा किस संस्था द्वारा, ठीक है। प्रमुख बिंदु देख लीजिएगा यहां पर। कुल देश कितने हैं? 180। भारत कितने नंबर पे है? 161 में। अच्छा, एक चीज आपको देखना है इसमें, यूपीएससी कई बार आपसे ये नहीं पूछेगी कि कितने देश हैं, भारत का नंबर क्या है, यूपीएससी ये नहीं पूछती है। यूपीएससी फिर पूछेगी क्या? हाँ, यूपीएससी इससे पूछेगी जरूर, लेकिन वह क्या करेगी? ट्रेंड पूछेगी कि भारत का जो यहां पर रैंकिंग है वह लगातार जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यूपीएससी इस तरह का ट्रेंड पूछ लेती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? पिछले 5 साल का आपको जाकर के और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति देख लेनी है, ठीक है। आप उसके आधार पर निकाल पाएंगे कि यहां पर भारत की स्थिति लगातार खराब हो रही है या लगातार जो है अच्छी हो रही है, क्योंकि यूपीएससी जो है लगातार शब्द का यूज करती है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को देखिएगा और आपको ये लगातार शब्द जो है कई प्रश्नों में परेशान करता हुआ नजर आएगा, इसीलिए इस पर ध्यान देना है। मैं अभी बता दे रहा हूं। शीर्ष 3 देश कौन है? नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। ये चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन कुछ आधार पर किया जाता है और इसके लिए 5 सचेतक होता है। अब क्या क्या हुआ है यह आपको ध्यान में रखना है। राजनीतिक संदर्भ लिया जाता है, जाहिर सी बात है प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाएगी किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, तो राजनीतिक संदर्भ तो लिया ही जाएगा, कानूनी ढांचा का बात किया ही जाएगा, आर्थिक संदर्भ भी लिया जाएगा, क्योंकि मीडिया पे अर्थव्यवस्था का काफी प्रभाव रहता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में आप इस बात को समझ रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और फिर सुरक्षा, ये जो है 5 यहां पर सचेतक लिए गए हैं, ठीक है। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। किसी देश में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निम्न में से किस संकेतक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहां देखिए, आर्थिक किया जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक भी लेते हैं, सुरक्षा भी उस 5 में है, पर्यावरण को अलग से डिफाइंड नहीं किया गया है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। सही जवाब कहने का तात्पर्य है इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट शटडाउन की बात करते हैं। इंटरनेट शटडाउन क्या है, इस शब्द को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, कहीं उपद्रव हो रहा है, कहीं आंदोलन हो गया, हंगामा हो गया, दंगा हो गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, ठीक है, कानून व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर शासन प्रशासन के द्वारा क्या होता है, किसी क्षेत्र में, खास क्षेत्र में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाती है या फिर बहुत स्लो कर दिया जाता है। आपने इसको देखा होगा, आपने सुना होगा, जैमर लगा हुआ है फलाने जगह पर। तो ऐसे शब्द जो है यूपीएससी की नजर रहती है, वो आपसे देखना चाहती है कि आप ध्यान रखते हैं कि नहीं न्यूज़पेपर वगैरह पर आसपास में क्या चल रहा है। तो अब जरा इंटरनेट शटडाउन की स्थिति को देख लेते हैं क्या था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचता है, एक मामला पहुंचता
पहुंचता है और ये बहुत प्रसिद्ध मामला है, देख लीजिए अनुराधा भसीन मामले। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, जब भी कभी इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह की बातें लिखनी हो, चर्चा करना हो तो इस केस को आप जरूर कोट कीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। अनुराधा भसीन मामले में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए सरकार को एक नोटिस जारी किया था, किसने? सुप्रीम कोर्ट में। अब यह मामला जो है 2020 का है और 20 में क्या हुआ था देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अब जम्मू कश्मीर जो है अलगाववाद से पीड़ित एक जगह है, आतंकवादी घटनाएं वहां पर होता रहता है, पत्थरबाजी लगातार देखा जाता था, अब तो कम हो गया है, लेकिन अगस्त 2019 से पहले इस तरह की घटनाएं काफी देखी जाती थी। क्यों कह रहा हूं अगस्त 2019? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारतीय पार्लियामेंट ने ऐतिहासिक कदम उठाया। और क्या कदम उठाया? आर्टिकल 370A को खत्म कर दिया और आर्टिकल 35A को भी निरस्त कर दिया। ठीक है, वहां से ये स्थिति थोड़ा सा सुधार में आया था, लेकिन उसी समय का मामला था, किसी कंडीशन में आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में लगातार जो है इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया जाता है। तो इस जम्मू कश्मीर में मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध को चुनौती दिया गया था। ये जो मामला पहुंचा था इसके संदर्भ में 2020 में ये कहा गया था। ठीक है, ये सब कह सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है। दिशा निर्देश क्या क्या है जरा अब यहां से समझना शुरू कर दीजिए। दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017, इसको ध्यान में रखना है, के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अनुचित है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप क्या कीजिए, ठीक है टाइम पीरियड तो आप फिक्स कीजिए, लेकिन आप जो ये निलंबन कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, यहां पर यह शब्द जो है इससे आपत्ति जताया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए ही किया जा सकता है। ठीक है, मैंने पहले कहा कि आप अवधि तय कर दीजिए। भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान क्या है? वर्तमान में इंटरनेट शटडाउन, दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 यही है द्वारा शासित होता है। क्या इन नियमों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित किया गया है? पहली मामला यहां पर 2017 के नियम लोक आपातकाल के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं। अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं, ध्यान में रखना है इस बात को, इस शब्द को ध्यान में रखना है। इसमें दूरसंचार सेवाओं को एक बार में केवल 15 दिनों तक ही बंद किया जा सकता है। 15 दिन यानी कि फिक्स कर दिया, अस्थायी है, आप अनिश्चित काल के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर सही है पूछा गया है। कौन सा कथन सही है? 2 कथन आपको दिया गया है। भारत में इंटरनेट शटडाउन की घोषणा 2017 के दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपको कहीं भी मैंने चर्चा में राष्ट्रपति शब्द का जिक्र किया तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम के अनुसार दूरसंचार सेवाओं को एक बार में केवल 15 दिनों तक ही बंद किया जा सकता है। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अस्थायी, समय फिक्स कीजिए, अनिश्चितकालीन ये काम नहीं कर सकते हैं आप। तो ये मामला सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही हो गया और सही पूछा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब 2 ही सही है, तो केवल 2 बी में आ गया। ठीक है, तो सही जवाब इसका केवल 2 बी हो गया। चलिए अब आखिरी देखते हैं एक टॉपिक, नार्को एनालिसिस टेस्ट। काफी प्रसिद्ध ये रहा था, कुछ मामलों में ये काफी रहा है। क्यों ये मामला प्रसिद्ध हो गया था, काफी चर्चा में रहा? आप जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया पहलवानों के द्वारा। ऐसे पहलवान जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया उनके द्वारा किया गया। उनका कुछ आरोप था, अपने कुश्ती संघ पे कह सकते हैं, खेल प्राधिकरण को लेकर के मसला था। अब क्या क्या था फिर वो चीजें तो अलग हो गया, और यहां से हम मुख्य रूप से जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है, एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है, हम उसको पढ़ लेते हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट चर्चा में क्यों? हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कथित आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। जो आरोपी था तो इन्होंने कहा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आप एक समिति वगैरह बना दीजिए, और जो आरोपी है यदि आपको लगता है हम गलत बोल रहे हैं तो आरोपी का नार्को टेस्ट कर लीजिए। अब वहां से ये चीज जो है चर्चा में आ गया। तो हमारे लिए ये बहुत मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी प्रश्न पूछेगी तो ये स्टेटमेंट में डाल देगी, आप निश्चिंत रहिए। यूपीएससी प्रश्न यहां से पूछेगी आपसे, इसलिए यहां से समझना है। नार्को टेस्ट में सोडियम
पेंटोथल होता है। अब इसको आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। नामक दवा को संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, इस शब्द को भी ध्यान रखना है, शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये नार्को टेस्ट की बात की जा रही है। और सोडियम पेंटोथल को टूथ सीरम भी कहा जाता है, यानी कि शरीर में दिया तो आप सच बोलने लग जाएंगे, है ना, यही कहा गया, टूथ सीरम कहा गया है। इस इंजेक्शन के कारण व्यक्ति की आत्मचेतना कम हो जाती है, यानी कि अनकॉन्शियस वो हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा हूं, हम सोच समझ के बोलते हैं कि सामने वाले के समक्ष क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, हमें ध्यान में रहता है। लेकिन जब इसे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, वो उसे ध्यान में नहीं रखता कि वो क्या बोलता है। इससे व्यक्ति बोलने से पहले सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह जाता। यह टेस्ट एक मनोवैज्ञानिक, एक जांच अधिकारी, एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन और देखरेख में किया जाता है। इस 3 तरह के लोग वहां पर मौजूद होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट, एक ये भी होता है पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ क्या होता है हम देख लेंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी कहा कि आप उसके बॉडी में जो है वह इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति से परामर्श आपको करना पड़ेगा, वह व्यक्ति सहमति दे देता है तभी आप टेस्ट कर सकते हैं। नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जाता है, ठीक है, यह मामला आ गया। अब यहां पर एक शब्द आया था पॉलीग्राफ, जरा इसको देखते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? इस टेस्ट में व्यक्ति के शरीर में कोई पदार्थ इंजेक्ट नहीं किया जाता है, नार्को में इंजेक्ट किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है। इस टेस्ट में कुछ उपकरणों को व्यक्ति के शरीर में जोड़ा जाता है। आपने मूवी वगैरह में ये देखा होगा, दोनों चीज देखा होगा फिल्म देखते हुए। नार्को में अनकॉन्शियस हो जाता है, मेडिकल पूरी टीम होती है और उसे एक पदार्थ दे दिया जाता है, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो बेड पे सोया रहता है, उससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है टीम के द्वारा और फिर वो अनकॉन्शियस माइंड में जवाब देते रहता है। ये देखा होगा फिल्मों में। और यह भी आपने देखा होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, कई फिल्मों में देखा होगा कि ब्रेन में कुछ लगा देते हैं, हार्ट पे लगा देते हैं, यहाँ ये जो है ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं, ये बहुत सारे उपकरण उसके बॉडी में लगा होता है और फिर कुछ प्रश्न सामने बैठ करके किया जाता है और उसका फिर मुआयना किया जाता है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कुछ डेटा के आधार पर आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है उसके हिसाब से विश्लेषण करके एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, ठीक है। तो यही इसमें होता है पॉलीग्राफ टेस्ट में। तो इसमें आपके शरीर के अंदर कोई पदार्थ इंजेक्ट नहीं किया जाता है, कुछ उपकरणों को आपके शरीर में जोड़ा जाता है। इन उपकरणों की मदद से संबंधित व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, पंप रेट, सांस, स्वेद ग्रंथियां और रक्त प्रवाह वगैरह को मापा जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति को से कुछ सवाल किए जाते हैं जिसका उसे जवाब देना होता है, उसी के आधार पर कंक्लूजन निकलता है। ये मामला समझ में आ गया। चलिए अब इस पर एक प्रश्न है, सही है पहले हमने देख लिया, ये पूछा गया है और कुछ कथन दिए गए हैं, आपको देखना है। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट जैसे टेस्ट में सोडियम पेंटोथल नामक दवा को संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक मसला यहां आ गया। अब यहां पर हमने कहा कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ भी जोड़ दिया, जबकि पॉलीग्राफ में हम जानते हैं कि इसमें कोई पदार्थ इंजेक्ट नहीं किया जाता है। ये जो सोडियम पेंटोथल होता है ये नार्को टेस्ट में ही किया जाता है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है वह गलत हो जाएगा। चलिए, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि न्यायालय में यह प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, यह भी गलत हो गया। तीसरा, नार्को टेस्ट करने के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति अनिवार्य नहीं है, यह भी गलत हो गया क्योंकि संबंधित व्यक्ति की सहमति जो है वह अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहले कह दिया है। तो इसमें कहा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। अब यहां पर देखिए इसमें एक भी सही नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह कोई नहीं होगा। तो आप कुल मिलाकर के देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब डी हो गया, कोई नहीं। तो इस लेक्चर में हमने जो देखा है वह हम इंडियन पॉलिटी का 2023 में मई महीना का जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा था उन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा भी कर लिया, एक एक प्रश्न का समाधान करके भी देख लिया। अब जो आगे मैं चर्चा करने आऊंगा तो जून 2023 में इंडियन पॉलिटी से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो पूरा पीडीएफ है आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल तक कैसे पहुंचे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल को, उस लिंक को चटकाइए, पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा पीडीएफ जो है निःशुल्क मिल जाएगा, लेक्चर भी वहीं से आपको मिल जाएगा। यदि अभी तक संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जल्द से जल्द कर लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, दूसरे लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।